नमस्कार, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस विशेष कार्यक्रम में हम जिन खबरों को लेकर आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर नजर डाल लीजिए। तो कुछ तस्वीरें आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम दिखाएंगे राज्यसभा का वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे। वहीं दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के सबसे मजबूत वर्चुअल स्पेस को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने आखिर क्या प्लान तैयार किया है। तीसरी खबर में हम पूछेंगे आखिर प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह मिडिल स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी बिजली विभाग की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को सदन में विदाई दी गई। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हो गए। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ के घर में बगीचे को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद जी का उनके पास फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे पहचाना, माफ कीजिए, उन्होंने कहा कि उसे कैसे पहचाना है। उन्होंने कहा कि सत्ता जीवन में आती जाती रहती है, यानी जो सफलता है उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ इशारा किया कि उसे पहचाना, कैसे पहचाना है, वो गुलाम नबी आज़ाद जी से सीखने को मिलता है। पीएम मोदी ने बताया कि एक मित्र के रूप में मैं आज़ाद जी का बहुत आदर करता हूं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गुलाम नबी आज़ाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं। इस दौरान पीएम मोदी पूरे समय भावुक रहे और गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करते रहे। आपको भी सुनाते हैं जहां पीएम मोदी राज्यसभा में बोल रहे थे और किस तरह वो भावुक हो उठे। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से भावुक उठे ये आपने देखा, और किस तरह से वो बात करते करते उनकी आंखों से आंसू भी छलके हैं। लेकिन ऐसा अमूमन कम ही हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीरता से अपनी बात रखते हैं। वो इस तरह से अपनी बात रखते हैं कि सभी उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन ये वक्त वाकई भावुक करने वाला था, ये पल वाकई भावुक करने वाला था। और उन्होंने कहा भी गुलाम नबी आज़ाद को वो किस तरह से याद रखते हैं, उनके साथ जो घटनाक्रम बीता उसको लेकर भी, और किस तरह से उन्होंने फ़ोन पर सूचना दी उसको लेकर भी। रत्नाकर सर हमारे न्यूज़ हेड हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद है। रत्नाकर जी से समझेंगे कि इस पल को वो किस तरह से समझते हैं। रत्नाकर जी, कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से तो सदन में भावुक शायद पहली बार ही होंगे, लेकिन बाकी आप बताइएगा
लेकिन इस तरह से उनके आंसुओं का बाहर आना और विपक्ष के नेता की तारीफों में वो भी, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग शायद ही कभी करते होंगे। संसद में और जो देश का जो राजनीतिक परिदृश्य उसमें ये बहुत ही जल जाहिर बात है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच वैसे भले ही 36 का आंकड़ा नजर आए, लेकिन जब भी इन दोनों दलों के नेता आमने सामने पड़ते हैं तो आमतौर पर उनके बीच काफी सौम्य माहौल देखा जाता है, काफी अच्छा एक दूसरे के लिए। लेकिन जहाँ तक आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की है तो निश्चित रूप से मोदी इमोशंस को यूटिलाइज करने में, इमोशंस का प्रदर्शन करने में और इमोशंस को एक रास्ता देने के मामले में बहुत माहिर हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से उनका ये जो आज का जो रुख था वो पूरी तरीके से राजनीतिक था, लेकिन निश्चित रूप से इसके राजनीतिक निहितार्थ भी थे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद की इतनी तारीफ करके कांग्रेस के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरे को एक तरीके से साधने की कोशिश की। इसके जरिए जो छवि जो बन जाती है कि आप अगर बीजेपी से जुड़ रहे हैं, संघ से आपका लगाव है, तो अल्पसंख्यक विरोधी हैं, तो उस छवि से कुछ हद तक निजात भी पाते दिखते हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आपको आतंकवाद की घटना का जिक्र करना खास तौर पे और कश्मीर के संदर्भ में जो बात करना है वो बहुत भावुक कर देने वाला पल था, क्योंकि मोदी ने गुजरात के लोगों का वहाँ पर जिक्र किया है। और संसद जो होती है देश की, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे उन्होंने इंदिरा जी की तारीफ की थी और उन्हें शक्ति तक करार दिया था, पावर को कहते हैं, गॉडेस ऑफ पावर करार दिया था। तो इस तरीके के प्रसंग देखने में आते रहे हैं, लेकिन मोदी के इस भाषण को खास तौर पर इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इस शिद्दत के साथ पीएम की आंख से आंसू बहना, उनका बार बार गला रूंध जाना, पानी पीना, सैल्यूट करना, ये सब तमाम जो चीजें होनी थी इन्हें उसी रूप में याद रखा जाएगा जितने नेगेटिव रूप में राहुल गांधी के उस आचरण को रखा जाता है जिसमें मोदी से गले मिलने के बाद उन्होंने विंकिंग किया था, आंख मारने जैसी जो चीज की थी। और बिल्कुल रत्नाकर जी, लेकिन साफ तौर पर खुद जब गुलाम नबी आज़ाद भी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये जिक्र किया कि पाकिस्तान से अच्छा वो अल्पसंख्यकों के लिए भी हिंदुस्तान में महसूस करते हैं। जिस तरह की हालत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की है, यानी मुस्लिम समुदाय की है, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हिंदुस्तान में रहकर वो महसूस करते हैं। यानी कई चीज़ों पर साफ तो उन्होंने कर दिया। अब ऐसे में जैसे कि ये भी कहा जा रहा था कि अगर इसे आप राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो क्या वाकई अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि इसे जाहिर है कि राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष बात करेगा तो वो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू को तो नहीं बात करेगा। इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को तो आप बिल्कुल इसमें नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे हम हटाकर भी पूरी तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति तो अब आप देखिए हर चीज में आ जाती है किसी न किसी तरीके से। मोदी के इस आचरण को लेकर भी भले ही इस समय बड़ा भावुक माहौल बताया जा रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मोदी के आंसुओं को लेकर, मोदी के गला भराने को लेकर या उनके दुखी भावुक हो जाने को लेकर भी सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर आपको छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप जैसी चीजें दिखने लगेंगी। लेकिन निश्चित रूप से पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद को सामने रखकर गुलाम नबी आजाद के लिए अपने तमाम भाव भंगिमाओं के जरिए जो आदर का इजहार किया, उनसे जुड़ी चीजों को जिस शिद्दत के साथ उन्होंने याद किया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भाजपा की, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी की जो गुजरात के समय वाली जो छवि आज भी कभी कभार रहकर उनके सामने आ जाती है, जिन्न बाहर निकल आता है, उन सारी चीजों में कहीं न कहीं एक राहत का काम करेगी, मोदी के लिए पॉजिटिव पक्ष के रूप में उनके सामने आती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन जो सदन में वो भावुक हुए, वो उनके जो आंसू बाहर आए, कहीं ना कहीं एक तरह से जो हम देख रहे थे सीएए के बाद और दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, एक अलग ही छवि हो गई थी। ट्रिपल तलाक जो कानून था उसको लेकर भी एक अलग ही छवि सामने आ रही थी। हालांकि ये चुनिंदा लोगों की सोच थी, अब कहीं ना कहीं उस पर भी पानी फिरता हुआ आप देख रहे हैं। देखिए, समय के साथ में कई चीजों की धार इतनी मंद होती चली जा रही है। आप सीएए के आंदोलन की शुरुआत देखिए जिस तरीके से हुई थी, जिस तरीके से एनआरसी की मुखालिफत की गई थी, दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में जो है लोग उबल पड़े थे। लेकिन बाय एंड बाय आप देखिए, आज कोई सीएए की चर्चा नहीं करता है, कोई एनआरसी की उस तरीके से चर्चा नहीं करता है।
ये सारे मुद्दे अपने आप सबसाइड होते चले जाते हैं, क्योंकि एक स्थिति के बाद में आपके पास भी विरोध करने के लिए कोई खास आधार नहीं रह जाता, विरोध को समर्थन के लिए खास आधार नहीं रह जाता। तो उसी तरीके से इन मामलों में भी होता दिखता है। और मोदी की जहाँ तक आज के भाषण से जोड़कर इन स्थितियों को अगर हम देखते हैं, उसमें एक बात को आपको ख्याल रखना होगा कि कल इन्हीं पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को राज्यसभा में उसी जगह पर खड़े होकर पूरी तरीके से आरोपों के जद में लिया था। उनके लिए आंदोलन जीवी जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। किसान आंदोलन के पीछे के मकसद को लेकर उन्होंने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों को पूरी तरीके से खुल के सामने रखा, साथ ही साथ विपक्ष पर प्रहार करने का उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर, जो सीए और एनआरसी के बाद का बहुत ही हॉट इशू चल रहा है अभी पूरे देश में, उसको लेकर मोदी ने जिस हिसाब से कल विपक्ष की घेराबंदी की थी, आप देखिए सारी जगह उनको इसकी सुर्खियों में बनी रही। आज मोदी इमोशनल हुए तो वो चीज भी सुर्खियों में बन गई है। कल मोदी को लोकसभा में भी अपना वक्तव्य देना है, तो उसमें भी आप ये देखेंगे कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कुछ न कुछ ऐसा कह जाए, कुछ न कुछ ऐसा कर जाए जो एक बार फिर लगातार तीसरे दिन उनके सुर्खियों में बने रहने की हैट्रिक का कारण बन जाए। तो ये मोदी का एक अपना स्टाइल है कि वो मंच लूट लेते हैं, भले ही मामला इमोशनल हो, भले ही मामला गुस्सा होने का हो, भले ही मामला कटाक्ष करने का हो, आरोप लगाने का हो या आरोपों का जवाब देने का हो। मोदी जब भी मुंह खोलते हैं वो किसी न किसी एक ऐसी मिसाइल से लेस रहते हैं जो गाइडेड मिसाइल होती है। और वो गाइडेड मिसाइल उसमें इतनी चीजें फीड करके रखी गई रहती हैं कि एक साथ दुश्मन के कई ठिकानों को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। एक मिसाइल कल हमने देखी थी, आज उसका पॉजिटिव पहलू हमने देखा और आने वाले कल लोकसभा में भी हमें उस मिसाइल की आक्रामकता का पूरा परिचय देखने को एक बार फिर मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी तमाम जानकारी देने के लिए। और ये क्षण बहुत ही भावुक था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें अक्सर हम मंच से दहाड़ते हुए देखते हैं, जब भी वो बोलते हैं तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। और विपक्ष के नेता के लिए ही उनका भावुक हो जाना, उनकी आंखों से आंसू आना, हालांकि इसका राजनीतिक पहलू भी लोग उसका आकलन लगा रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी नजर है। आगे बढ़ते हैं। देश में बीजेपी के सबसे मजबूत वर्चुअल स्पेस को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब देश भर में सोशल वॉरियर्स तैनात कर रही है। कांग्रेस का एमपी में भी ये अभियान शुरू हो गया है और ये अभियान पूरे 3 महीने चलेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में पार्टी 60,000 सोशल वॉरियर्स तैनात करेगी। इस अभियान का मुख्य मकसद युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। इसमें मिस्ड कॉल और वेबसाइट के जरिए युवाओं को जोड़ा जाएगा। ये अभियान सोशल मीडिया वॉरियर बने नाम से चलाया जाएगा, यानी सोशल मीडिया वॉरियर बने, ये टैगलाइन दी जाएगी। कांग्रेस का प्लान ये है कि इसमें सोशल वॉरियर को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पदाधिकारी बनाया जाए और खास तौर से मोबाइल एप्लीकेशन में माहिर युवाओं को इससे जोड़ा जाए। बहरहाल कांग्रेस के सोशल वॉरियर अभियान में कांग्रेस पार्टी कितने युवाओं को अपने साथ जोड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी IT तंत्र पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपनी सोशल टीम को कितना मजबूती से खड़ा कर पाती है। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर मंत्री विश्वास सांगवान ने भी निशाना साधा है। जो मिस्ड हो चुके हैं वो मिस्ड कॉल से क्या जोड़ेंगे? कांग्रेस पूरी तरह से देश में मिस्ड हो गई है और उसको ढूंढते रह जाओ वाली कहावत के अंतर्गत हम ढूंढ रहे हैं। ये केवल और केवल, जैसा मैंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले चंदा वसूली हो सके और उसके लिए तथाकथित गुंडे कांग्रेस का टिकट मांगना चाहते हैं और इस तरह की कवायद कर रहे हैं। जो मिस्ड हो चुका है उसका मिस्ड कॉल कोई नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। और चलिए, इस खबर पर हम ज्यादा बात करेंगे। बीजेपी से केजी पाठक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ब्रजेश पांडे जी, आप ही से शुरुआत। सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने की तैयारी, लेकिन एक तरफ पूरी की पूरी एक पहाड़ खड़ा हुआ है जिन्होंने सोशल मीडिया के तहत ही चुनाव लड़ा, यानी एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया टीम है उनके पास। दूसरी तरफ आपकी अब से तैयारी, ब्रजेश पांडे जी। देखिए पारू जी, बहुत सीधी सी बात है। समय के साथ, परिस्थिति के साथ हर पार्टियों को अपना मैनिफेस्टो चेंज करना पड़ा है और अपनी रीतियां, नीतियां, सिद्धांत बदलने पड़े। आज सोशल मीडिया की चारों तरफ चर्चा है, सोशल मीडिया का प्रचार गर्म है और सोशल मीडिया को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज से नहीं बल्कि इसके पहले भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसके लिए प्रयास किया था और पूरे देश में उन्होंने करीबन 25 लाख लोगों को इससे जोड़ा था। उसी के जिले में, ब्लॉक में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी।
कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में की ओर से एक बैठक बुलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस बैठक में आदरणीय पवन बंसल जी, रोहन गुप्ता जी, पवन खेड़ा साहब, सभी बड़े यहाँ के सीनियर स्पोक्स पर्सन इकट्ठा हुए और सबने पीसी करके इस बात को बताया कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लड़ाकों के साथ और गुंडे माओवादियों से लड़ने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉरियर्स को जो है मजबूती देनी पड़ेगी और इसके लिए लक्ष्य दिया गया। और अब आप देखिएगा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी हम इस भारतीय जनता पार्टी को, जो इस समाज के वातावरण को, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य करती है, कांग्रेस पार्टी उसको भी उस मंच पे, उस फोरम में भी अच्छी बुरी तरह से चुनौती दे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जनता का मूड और माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और हम समझते हैं कि इस समय सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो लोग जुड़ेंगे और इसके लिए वेबसाइट बाकायदे पार्टी ने घोषित किया है और ट्विटर के माध्यम से भी लोग जुड़ते हैं, वेबसाइट के माध्यम से, इंटरव्यू की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा और इसके लिए हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने पहले भी इस तरह की कोशिश किया था और तब लक्ष्य 5 लाख वॉरियर्स का ही था, जो बढ़ के 7 लाख वॉरियर्स हो चुका है और तब हमने करीब 50,000 वॉरियर्स को जोड़ा था इससे पूरे देश के अंदर। और आज मध्य प्रदेश में है, क्योंकि 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक का समय दिया गया है और 8 तारीख से 12 तारीख के अंदर हमको जो है सोशल मीडिया के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म को, आईटी सेल को और मजबूती प्रदान करनी है। चलिए, इससे पहले जब बीजेपी मिस्ड कॉल और वेबसाइट के जरिए, मिस्ड कॉल के जरिए खासतौर पर सदस्यता अभियान चलाती थी, तब आपकी तरफ से सवाल उठते थे। अब बीजेपी यही कहेगी भाई हम तो कर गए, अब आप उसी रास्ते को अपना रहे हैं। लेकिन बीजेपी से समझती हूँ जी के पाठक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। के पाठक जी, आप जो कर गए अब वो कांग्रेस कर रही है, लेकिन अब आपके पास क्या स्ट्रॉन्ग प्लान है? आपके पास 50 है तो वो भी 50 खड़े कर रहे हैं। देखिए, बेहतर होता कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नीतियों का अनुसरण करती। बेहतर होता कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए काम करती और बेहतर होता कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह देश के दुश्मनों, गद्दारों और आतंकवादियों को कुचलने के लिए काम करती। अब ये नकल हमारी करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया की टीम बनाने जा रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस पार्टी के पास इस समय ना तो कोई विजन बचा है, ना मिशन बचा है। इनके नेता कमलनाथ जी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, किसी कंपनी के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनकर। और अब हमेशा वह ट्विटर पर चिड़िया उड़ाकर, बाइट देकर या प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपने राजनीतिक गतिविधि या अपनी सक्रियता को दर्शाने का काम करते रहते हैं। यही भी उनका एक उसी अंदाज का एक नमूना है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी गली मोहल्लों में जाकर सोशल मीडिया का काम करना भी चाहती है तो वो क्या करेगी? अराजकता फैलाएगी देश में। आज जिस प्रकार से पूरे देश में अराजक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, अगर ये गली मोहल्ले में पहुंच गए तो गली मोहल्ले को लेकिन सर, युवा समझदार है, वोटर समझदार हैं, उसे पता है कि ब्लॉक बटन भी होता है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसके साथ वो जाना चाहता है, किसे वो छोड़ना चाहता है, किसका हाथ थामना चाहता है या किस हाथ को बाय बाय कहना चाहता है, ये तमाम चीज़ें उन वोटर्स पर, उन युवाओं पर डिपेंड करती हैं, जो भली बातें समझते हैं कि कौन उनके लिए अच्छा है और कौन उनके लिए ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले अब थमने लगे हैं। ऐसे में विकास की धीमी रफ्तार ने भी तेजी पकड़ ली है। सुरक्षा के साथ सभी संस्थान खुलने लगे हैं, लेकिन अब तक मिडिल स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई फैसला नहीं लिया है। उधर महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बड़े राज्य जहां संक्रमण ज्यादा फैला था, वहां 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, जबकि प्रदेश में अब तक ये कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। छोटे बच्चों की क्लास कब से लगना शुरू होंगी, इस सवाल पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाने पर सहमति नहीं दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 5 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इसके बाद सरकार ने कोरोना की स्थिति के मद्देनजर पूर्व में लिए निर्णयों पर पुनर्विचार तक नहीं किया। आंध्र प्रदेश और पंजाब में कुछ शर्तों के साथ प्राइमरी की कक्षाएं नियमित लगना शुरू हो गई हैं, जबकि दिल्ली सरकार नर्सरी के स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। जिन राज्यों में स्कूल खोले गए वहां एक्टिव केस मध्य प्रदेश से ज्यादा हैं। पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है।
सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले ज्यादा है। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या स्कूल शिक्षा विभाग को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है? तो स्कूल शिक्षा विभाग फिलहाल छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ नहीं सोच रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अन्य राज्य जहां पर पहले से संक्रमण ज्यादा था वहां पर अब स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी भी आंकड़े वहां आ रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। और ऐसे में वहाँ जब बच्चों की भविष्य की चिंता करते हुए, उनकी शिक्षा की चिंता करते हुए स्कूल खोलने की बात सामने आती है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उस फैसले के बाद पुनर्विचार जैसे कोई कदम क्यों नहीं उठाए, ये समझने की कोशिश करते हैं। 5 दिसंबर 2020 ये वो तारीख जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन उसके बाद कोरोना के बाद जो बदलाव होने थे स्कूल खुलने में, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वैभव, उसके बाद से कोई बैठक इस तरह की नहीं हुई जिसमें छोटे बच्चों के स्कूलों को खोलने को लेकर कोई निर्णय लिया जा सके। इंदर सिंह परमार साहब कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फिलहाल बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। कोई बहुत बड़ी ऑफिशियल बैठक नहीं थी, अनौपचारिक बैठक हम इसको कह सकते हैं, जिसमें जिस तरह से एसओपी जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में स्कूलों को लेकर, सिनेमाघरों को लेकर भी एसओपी जारी की गई थी। सिनेमाघर खुलने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं देश के महाराष्ट्र की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए और दक्षिण उत्तर के राज्यों की बात की जाए तो वहाँ स्कूल खुलने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को लगता है कि अगर अभी स्कूल खोले जाते हैं और बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे तो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम भी देखते हैं कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, वो इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े क्लासरूम्स भी नहीं है कि वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन कर पाए। आपको एक बेंच पर 3 से 4 विद्यार्थियों को बिठाना होता है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री, उनका भी यही कहना है कि जब तक स्वास्थ्य विभाग उनको अनुमति नहीं दे देगा कि अब कोरोना कंट्रोल में है, क्योंकि अभी कोरोना की जो टीकाकरण की बात की जाए तो सेकंड लाइन मतलब फ्रंट लाइन वर्कर्स को अभी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। और ऐसे में अगर बच्चे कोरोना के संक्रमण के शिकार होते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यून पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती नहीं है, आमतौर पर हम देखते हैं। हालांकि दूसरे राज्यों में जरूर स्कूल खोलने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक तर्क और भी दिया जा रहा है कि जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होनी है स्कूली, और इसलिए भी वो कह रहे हैं कि अब जैसे फरवरी का महीना लगभग आधा हो ही गया, इसके साथ मार्च की बात की जाए, छुट्टियां लगी जाती हैं, तो 1 से 2 महीने स्कूल खुलने से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं बच्चों की पढ़ाई पर। बिल्कुल, और अब तो एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं स्कूल्स में, और खास तौर पर जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो अन्य राज्यों ने भले ही ये सोचा हो, लेकिन जब बच्चों की बात आती है, उनकी इम्यूनिटी की बात आती है, तो ये रिस्क लेना कहाँ तक ठीक है कहाँ तक नहीं, अन्य राज्यों को भी सोचना होगा। आप बने रहिए, अब हमारे साथ अगली खबर पे भी होगी आपसे बात। मध्य प्रदेश में अब बिजली बिल जमा करना ज्यादा आसान होने जा रहा है। अप्रैल अंत से रीडिंग लेने और बिल देने पहुंच रहे मीटर रीडर के हाथों में अब पीओएस मशीन भी होगी। आप घर बैठे बिजली बिल का नकद पेमेंट कर सकेंगे। आपको ऑन स्पॉट तुरंत भुगतान की रसीद भी मिल जाएगी। डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान का विकल्प भी रहेगा। ये सुविधा शुरू होने के बाद शहर में बिजली कंपनी के कैश काउंटर बंद हो जाएंगे। ऊर्जा विभाग ने इस सिस्टम के बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभागीय अधिकारियों को इस बारे में निर्देश भी दे दिए हैं। विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि पूर्व क्षेत्र में ये सुविधा शुरू की जा चुकी है। मध्य क्षेत्र में भोपाल और ग्वालियर रीजन में ये अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को कैश काउंटर पर कतार में नहीं लगना पड़ेगा। शहर के करीब 4.5 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं से भी 1,60,000 उपभोक्ताओं को अब कैश काउंटर पर पहुंचकर बिजली बिल का पेमेंट करना पड़ता है। ये सुविधा शुरू होने से उपभोक्ताओं को फायदा होगा, तो फायदा भी होगा वैभव और समय भी बचेगा। साफ है कि अगर जो रीडर्स आते हैं, जो मीटर की रीडिंग लेते हैं, वो आपके घर आते हैं और चाहते हैं कि आप बिल भर सकते हैं तो अभी ही भर दीजिए, बात का टेंशन खत्म हो जाता है। क्योंकि गृहिणियों को खासतौर पर जो चिंता ये हो जाती है कि फाइन ना लग जाए, तारीख आ जाती है उसके बाद, और जो घर में पुरुष भी हैं वो भी इस बात का तरीके से ध्यान रखते हैं कि फाइन ना लगे, जितना पेमेंट आपको देना है दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी निजात मिलेगी और इतने सारे लोगों को फायदा मिलेगा। उपभोक्ता जो है वो डायरेक्ट वहीं पर ही पेमेंट कर सकता है बिल का। बिल्कुल, एक पंथ के साथ सही बहुत सारे कार्य एक साथ करने की तैयारी अब ऊर्जा विभाग के द्वारा की गई है। जब जो मीटर रीडर होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो आपके घर आता है, उसके पास एक मशीन होती है, हैंड होल्ड मशीन उसको कहा जाता है। उसके माध्यम से वो रीडिंग अपडेट करता है उस मशीन में और आपको बिल मिल जाता है।
अब उस मशीन के साथ ही एक पीओएस मशीन भी ऑपरेटर साथ में लेके आएगा, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या भीम ऐप, तमाम तरह की जो डिजिटल सुविधाएं होती हैं पेमेंट करने की, उनके माध्यम से आप चाहे तो तत्काल रूप से पेमेंट भी कर सकते हैं। और एक अच्छी बात और भी रहेगी, मीटर जो बिल की झंझट होती है, बिल की झंझट में उपभोक्ता की कई बार यही कहना होता है कि वो ऑपरेटर हमारे घर आया नहीं, उसने मीटर रीडिंग अपने मन से चढ़ा दी है, और कई बार बिल भी गलत हो जाते हैं, तो उपभोक्ता कई बार शिकायत भी करते हैं। तो जब ऑपरेटर आपके घर आएगा तो आप अपने सामने ही खुद भी आप मीटर से चेक कर सकते हैं कि मीटर की रीडिंग कितनी है, वही रीडिंग आप ऑपरेटर को बताइए, तो जो बिल निकलेगा आप हाल के हाल उसका पेमेंट कर देंगे, तो आपको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी पेशा जो लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है, उनको ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके चलते कई बार उनको फाइन भी लग जाता है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, ऑनलाइन जो ऐप है उसके माध्यम से ही बिजली के बिल भरे जा रहे हैं। तो जो लोग ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं करते, जिन लोगों को डर लगता है कि कहीं फर्जीवाड़े के तहत उनका जो फंड है, उनका अकाउंट खाली ना हो जाए, तो ऐसे में जो ऑपरेटर है वो साथ में पीओएस मशीन लेकर आएगा, तो आप तत्काल रूप से अपना बिल देखेंगे, बिल चेक करेंगे, उसको भुगतान कर देंगे। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा एक पंथ कई काज, और इसी मूड में अगर इस फैसिलिटी को शुरू किया जाता है तो वाकई कई सारी सुविधाएं एक साथ हो सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे संवाददाता वैभव गुप्ता जानकारी दे रहे थे। बिजली के बिल आपके घर भी आते हैं, लेकिन कई बार आप खुद भरने जाते हैं और कई बार आपको लगता है तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं। लेकिन अब जो बिजली बिल के लिए रीडिंग लेने वाले रीडर्स आते हैं, उनके पास एक पीओएस मशीन भी होगी जिससे डिजिटली आप पेमेंट बिजली का कर सकते हैं। कई सारी सुविधाएं आपको इस जो फैसिलिटी है इसके ज़रिए मिल जाएंगी। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।